देश भर के कृषि और बागवानी मंत्रियों की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सब के मध्य उपस्थित कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री बसवराज बोम्मई जी, हमारे भारत सरकार के रसायन, उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी, माननीय राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा जी, श्री कैलाश चौधरी जी, सुश्री शोभा करंदले जी, हमारे डेयर सेक्रेटरी डॉक्टर महापात्रा, एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डॉक्टर अभिलख लेखी जी, अश्विनी जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय सभी कृषि और बागवानी मंत्रीगण, मुख्य सचिवगण, देश भर से कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले सभी अधिकारीगण और उपस्थित मित्रों, काफी दिन बाद इस भूमिका में हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं पर सभी राज्यों के माननीय मंत्रीगणों का और सभी अधिकारियों का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को अधिक गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्री आदरणीय मांडविया जी, उनके राज्य मंत्री आदरणीय भगवंत खुबा जी, इन महानुभावों ने जो इस बैठक को गरिमा प्रदान करने के लिए अपना समय प्रदान किया, उसके लिए इनका स्वागत भी करता हूं और इनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। मित्रों, हम सब कृषि के क्षेत्र में अपने अपने राज्य में बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। मैं यह जानता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में जितना प्रयत्न हो सकता है करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कृषि का क्षेत्र चुनौतियों से भरा है और आगे भी चुनौतियां हम सबके सामने उपस्थित रहेंगी ही। उपस्थित चुनौतियों का समाधान करना, उन पर विजय प्राप्त करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, ये सुनिश्चित करना निश्चित रूप से हम सब लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। हम सब भारत के नागरिक हैं। हमारा देश दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विविधता ही हमारी खूबसूरती है। हमारे देश में वैचारिक विविधता भी है, हमारे देश में भौगोलिक विविधता भी है, हमारे देश में भाषाई विविधता भी है और हमारे देश में जलवायु की विविधता भारत की ताकत है और इस ताकत का
हम लोग देश के हित में, अपने राज्य के हित में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से विमर्श करने की आवश्यकता है। आज की इस कार्यक्रम में मैं कोई कृषि की उपलब्धियों पर बात करूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उपलब्धियों पर बोलने के लिए देश भर में विभिन्न अवसर हम सब लोगों को प्राप्त होते हैं और उन सब पर हमें बोलना भी चाहिए। हम सब अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। राजनीतिक दलों के नाते भी हमारी विविध प्रकार की भूमिका है। उस भूमिका को भी हमको कभी कभी अपने अपने क्षेत्रों में लेना ही पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि का क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र करोड़ों किसानों से और विशेष रूप से गरीब किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब जगह अपने दायित्वों का निर्वहन तो करें, लेकिन गांव में बैठा हुआ एक छोटा किसान, उसके जीवन स्तर में केंद्र और राज्य मिलकर कैसे तब्दीली ला सकता है, उसके लिए अगर किसी लोभ का भी हमें संवरण करना पड़े तो मुझे लगता है वो संवरण करना चाहिए और हमको अपने इस दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से आगे की योजना हमें करनी चाहिए। सामान्य तौर पर हम जब किसी बैठक, किसी कार्यक्रम में आते हैं तो हम सबकी इच्छा होती है कि हम अपने राज्य की उपलब्धियों को उस बैठक में रखें। दूसरा एक उद्देश्य होता है कि अपने राज्य के कुछ डिमांड्स है उनको रखें, और तीसरा मकसद ये होता है कि कोई पॉलिटिकल बात रखनी है तो वो भी रखें। यह अपनी अपनी जगह आवश्यक भी है और मैं समझता हूं कि आज की बैठक में भी आप सब लोग बहुत सारी उपलब्धियों को रखना ही चाहते होंगे, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि जो भी उपलब्धियां, जो भी आपका पूरा वर्षन है, उस वर्षन को आप पटल पर रख दीजिए, वह पढ़ा हुआ माना जाए और वो रिकॉर्ड हो और उस रिकॉर्ड का आप प्रेस में और अपने राज्य में भली भांति उपयोग कर सकें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह हम लोगों को सुनिश्चित करना ही चाहिए। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज के जो विषय हैं उन विषयों पर हम मिलजुल के विचार करें और उन विषयों में हम चरम पर कैसे पहुंच सकते हैं। क्या वो विषय आज की आवश्यकता है या नहीं है? आवश्यकता है तो उनका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, उस पर हम सब लोग मिलकर विचार करें। केंद्र राज्य को सहयोग कैसे कर सकता है, राज्य केंद्र को कैसे सहयोग कर सकता है। सामान्य तौर पर अभी तक एक शब्द चलता था कि लैब में जो कुछ हो रहा है वो लैंड तक कैसे पहुंचे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने बनारस में इस शब्द को दूसरा आयाम दिया। उन्होंने कहा लैंड पर जो हो रहा है वो लैब तक कैसे पहुंचे, इस पर भी निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर केंद्र अच्छा सोच रहा है तो वो नीचे तक पहुंचना ही चाहिए, लेकिन राज्य में जमीन पर क्या अच्छा हो रहा है, क्या केंद्र उससे सीख सकता है, इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को विमर्श करने की आवश्यकता है। जैसे आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने फर्टिलाइजर का विषय हम सबके समक्ष रखा। अब स्वाभाविक रूप से हम किसान हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। फर्टिलाइजर की थोड़ी सी कमी का आभास होता है तो राज्यों में अफरा तफरी मच जाती। राज्य या किसान या मीडिया, उसको इससे लेना देना नहीं है कि कठिनाई क्या है,
लेकिन जो माहौल है वो माहौल कैसे और विकसित हो, इस पर ही काम होता है और उसके कारण अफरा तफरी और मच जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनसुख मांडविया जी को कि बीच बीच में ऐसी कई बार परिस्थितियां आई, कोविड के समय में भी आई, इंपोर्ट को लेकर भी आई, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी आई। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दाम का प्रभाव किसान पर ना हो और फर्टिलाइजर की किसी भी प्रकार से कमी ना हो। तो मनसुख मांडविया जी ने बहुत अच्छे से प्रबंधित करके उसको मैनेज करने की कोशिश की है। लेकिन हम सब इस बात का ध्यान देना ही होगा कि अगर इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता है, और इंपोर्ट पर निर्भरता इस हिसाब से है कि हिंदुस्तान की तो ये मजबूरी है तो ये सब्सिडी बढ़ाएं और हम दाम बढ़ाएं। अब प्रतिस्पर्धा इस बात की हो रही है कि आप सब्सिडी बढ़ा रहे हो इसलिए हम दाम बढ़ा रहे हैं, तो आखिर इसका कोई अंत होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो निश्चित रूप से क्या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी हमको आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है क्या? मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है क्या? इस दिशा में हमको सोच सकते हैं, कर सकते हैं क्या? तो फिर नैनो यूरिया की बात हो या अन्य प्रकार के जो हमारे वैकल्पिक फर्टिलाइजर हैं, उनके प्रचार प्रसार का मामला हो, उनको आगे बढ़ाने का मामला हो, क्योंकि इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी तो पैसा बचेगा, ये तो एक पक्ष है। लेकिन अगर निर्भरता कम होगी तो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया होगा तो हमारी निर्भरता कम होगी, हमारा पैसा भी बचेगा, हम जितना आवश्यकता है उतना उत्पादन करने की स्थिति में होंगे, और जो उत्पादन करेंगे उसके लिए कारखाने खुलेंगे तो हमारे देश के बच्चों को रोजगार मिलेगा। एक चीज के अनेक आयाम होते हैं। तो इस दृष्टि से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इफ्को वालों को कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, उनकी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप और मनसुख मांडविया जी ने उसमें पहल की, और नैनो यूरिया जो आज दुनिया में नहीं है वो भारत ने बनाकर तैयार कर दिया। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारी सब्सिडी के बाद वो यूरिया हमको 266 में मिल रहा है और बिना सब्सिडी के ये यूरिया हमको 240 में मिल रहा है। तो कौन से यूरिया को हमें यूज करना चाहिए, कौन से यूरिया को हमें बढ़ाना चाहिए, देश का फायदा किस में है, किसान का फायदा किस में है, तो इसमें राज्यों को क्या भूमिका लेनी चाहिए। तो हम सब लोगों को सामूहिक रूप से विचार करके इस दिशा में भूमिका लेने की मैं समझता हूं जरूरत है। तो इसलिए आज हम सब लोग जब बैठे हैं तो कुछ निश्चित विषयों को लेकर हम लोग बैठे हैं। तो आज मैं बहुत और उपलब्धियों के विषय में नहीं जाता हूं, सामान्य तौर पर वो विषय आप सबके समक्ष होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ता हूं तो हमारे मिनिस्टर्स उसको लिख लेंगे, तो अपनी जो बातचीत है उसके इर्द गिर्द रहेगी तो उसका फायदा होगा। एक तो डिजिटल एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन काफी तेजी से केंद्र में भी काम चल रहा है और बहुत सारे राज्यों ने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका ली है, जिसमें कर्नाटक राज्य भी है। और अभी मैं परसों आंध्रा से बात कर रहा था, जब फसल बीमा में आंध्रा जुड़ा, उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यूनिवर्सल कवरेज कर दिया। मध्य प्रदेश भी है उस दिशा में। तो डिजिटल एग्रीकल्चर, फिर पीएमएस के माध्यम से कई बार हमारे राज्यों को पैसा मिलने में दिक्कत महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव भी है, बार बार क्वेरीज जाती है, देर लगती है। तो उस मामले में भी एक प्रेजेंटेशन होगा जिससे राज्य के अधिकारी, मिनिस्टर सभी अपडेट रहें कि भाई ये पैसा प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो एडवांस में हम करते रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके कवरेज को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। एफपीओ 10,000 बनाने की योजना है
इस पर 6,865 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च कर रही है। आज भी आपने देखा एफपीओ को जो उनकी पूंजी की राशि है पर मेंबर, उसको आज भी अपन लोगों ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया है। इसी प्रकार से ई-नाम प्रोजेक्ट, ये लगभग देश भर की जो कृषि उपज मंडियां हैं उनमें 1,000 मंडी ई-नाम प्रोजेक्ट से जुड़ गई है। लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसमें व्यापार हो रहा है। बड़ी मात्रा में किसान और व्यापारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। इस प्लेटफॉर्म को और सुगम किया गया है और आसान किया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े और देश भर की और मंडियों को भी इसमें कैसे जोड़ा जाए। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना, फर्टिलाइजर की बात मैंने आपको कर दी है, उसमें भी एक प्रेजेंटेशन होगा। पीएम किसान को सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाना, मतलब मेरे राज्य में कोई भी ऐसा आदमी बचना नहीं चाहिए जो पात्र है और उसको पीएम किसान के 6,000 रुपया नहीं मिल रहा है। इस बार इंटरनेशनल मिलेट वर्ष भारत ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र सभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यूएन को मिलेट वर्ष एक मनाना चाहिए। पूरे वर्ष भर मोटे अनाज का प्रचार प्रसार हो, और ये मोटा अनाज बाजरा है, ज्वार है, रागी है, अन्य चीजें भी आज भी ये सामने हमारे जो प्रदर्शन किया गया ये भी मिलेट से ही संबंधित है कुल मिला के। तो इसको भोजन की थाली में सम्मान कैसे मिले। एक जमाना था भोजन की थाली में इसका प्रमुख स्थान था और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत है ही, और जब इसका उपयोग होता था तो आदमी हट्टे कट्टे होते थे, बीमारियां नहीं होती थी और झंझट नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे थाली में महत्ता गेहूं और धान को अधिक मिल गई, उसके कारण डायबिटीज भी बढ़ रही है, बाकी प्रॉब्लम भी बढ़ रही है और यह मिलेट्स का स्थान कम हो गया। इसके कारण कई प्रकार की दिक्कतें खड़ी हुई हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने तय किया है 2023 पूरा 72 देशों में मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और ये पूरा 2023 में देश भर में धूमधाम से ये कार्यक्रम होगा। इसका भी एक प्रेजेंटेशन आप सबके समक्ष रहेगा, तो वो प्रेजेंटेशन में भी हम अपने राज्य में क्या कर सकते हैं वो अभी से हम लोग उससे जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से एग्री इफ्फा फंड जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ है, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ है, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ है, आपका फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ है और 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए है। ऐसे कुल मिला के हम लोग चूंकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहाँ बैठे हुए हैं तो 1 लाख करोड़ रुपया हमारे पास उपलब्धता है जो बैंकों से हमको मिल सकता है ब्याज की सब्सिडी के साथ। बहुत सारी झंझटें इसमें नहीं करना पड़ेंगी। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अभी तक 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आए हैं, उसमें 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए। मध्य प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में काफी बढ़ चढ़ के उसमें काम किया है। मैं चाहता हूं कि उसको आपके राज्य में भी हम लोगों ने पैसा आवंटित किया है कि कम से कम इतना तो मिल ही सकता है, लेकिन अगर राज्य थोड़ा और तेजी के साथ आगे बढ़े तो ज्यादा पैसा भी उन राज्यों को मिल सकता है। तो इसमें भी और कैसे तेजी लाई जाए। इसी प्रकार से नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बल दिया है। इसका मिशन भी बनाया जा रहा है और इस प्राकृतिक खेती से निश्चित रूप से माटी की स्वच्छता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी स्वच्छ होगा और निश्चित रूप से देश भी स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। किसान की लागत भी कम होगी और हमारे किसानों का उत्पादन महंगे दामों पर भी मिलेगा। इसलिए नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर हम कैसे बढ़ाएं, बहुत सारे राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ राज्य आगे बढ़ भी रहे। तो और पूरे देश में हर राज्य में इस काम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, केंद्र सरकार इसमें मदद करने के लिए तैयार है। ठीक इसी प्रकार से आईसीआर, आमतौर पर यह जो हमारा संगठन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके डीजी डॉक्टर महापात्रा जी हैं
और इस विभाग के वो सेक्रेटरी भी हैं। देश भर में ये कम से कम 800 साढ़े 800 संस्थानों के रूप में फैला हुआ है। हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों में काम करते हैं, 74 से अधिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, 100 से अधिक ICAR के संस्थान हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आज खेती के क्षेत्र में एक तरफ सरकारों की जो किसान हितैषी नीतियां हैं उनका योगदान है, किसानों के परिश्रम का योगदान है, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन में जो हमारे वैज्ञानिकों का योगदान है वो भी निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। दूर दराज मिजोरम और नागालैंड में बैठकर जो हमारा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है वह देश भर के काम आ सकती है, लेकिन इतने दूर दराज क्षेत्र में वो साइंटिस्ट काम कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, नई किस्म का इजाद कर रहा है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो देश भर में प्रचार कर सके। हमको मालूम नहीं है तो हम उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए मैंने महापात्रा जी को कहा था कि ICAR का भी एक प्रेजेंटेशन हमें करना चाहिए, जिससे जो राज्य अगर वहां तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी उत्सुकता है, उनकी आवश्यकता है, तो वो राज्य कम से कम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकें। जितनी टेक्नोलॉजी को लैब से लैंड तक ले जा सकते हैं वो तो प्रयास हो ही रहा है, लेकिन राज्य भी अगर पूरी उत्सुकता से भिड़ जाएंगे तो हम लोग जल्दी चित्र बदलने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो विषय मैंने आपके सम्मुख रखे हैं, इन विषयों पर हर राज्य 5-5 मिनट में अपना विचार करे। मैं ऑफिशियल से भी आग्रह करना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर आपने मिनिस्टर साहब की पहले ब्रीफिंग की होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अगर बात आ जाएगी तो एक तो कम समय में सारे मिनिस्टर्स अपनी बात रख लेंगे और उनका जो छोटा योगदान होगा वो निश्चित रूप से पॉलिसी बनाने की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से बहुत ही अभूतपूर्व होगा। और जैसा मैंने कहा कि उपलब्धियों से संबंधित, डिमांड से संबंधित जो भी आपका वर्जन है वो बैठक के रिकॉर्ड पर ही होगा और उसको रिकॉर्ड पर हम लेंगे और आप उसका प्रॉपर जहां उपयोग करना है वो प्रॉपर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जो निश्चित विषय हैं, इन विषयों पर हम 2 दिन में कुछ कॉन्क्रीट लेकर उठें, क्या आप हमारी ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की काउंसिल ये तय कर सकती है कि हम बायो फर्टिलाइजर की दृष्टि से सब मिलकर प्रयास करेंगे देश भर में? क्या हम एग्रीकल्चर मिनिस्टरों का ये समूह तय कर सकता है कि हमने अपने अपने राज्यों में प्राकृतिक खेती पर बल प्रदान करेंगे? क्या हम इस पर सहमत हो सकते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से हम सब मिलकर पूरे देश में काम करेंगे और देश की आवश्यकता को पूर्ति करेंगे? क्या हम इस बात को तय कर सकते हैं कि हम डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर जाएंगे, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी तय करेंगे और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान को अपने घर से कहीं किसी के दरवाजे पर न जाना पड़े, उसका जो हित लाभ है वो वहां तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा के आकलन के लिए पटवारी पर और राज्य सरकार पर निर्भर करना पड़ता है। राज्य सरकार खूब कोशिश करती है, फिर भी नीचे अमानत में खयानत हो जाती है, कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। जिस प्रकार से हमारा कर्नाटक ने किया, महाराष्ट्र ने किया और अन्य क्षेत्र इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं कि कहीं बाढ़ आ गई तो फला खेत में इतना नुकसान हो गया और हम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तय कर दें कि इसका इतना एकड़ खेत था और इसमें यह फसल बोई हुई थी और इस फसल का इतना मुआवजा बनता है और वो मुआवजा 1 महीने के भीतर उस किसान के अकाउंट में पहुंच जाए, ना आंदोलन की जरूरत पड़े, ना ज्ञापन की जरूरत पड़े, ना हाया तोबा की जरूरत पड़े। तो ये डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं क्या? क्या ऐसे मोटे मोटे संकल्प हम इस बैठक में से निकाल सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बैठक की सार्थकता होगी। ऐसा मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब सार्थकता इस बैठक की कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर अगर हम विचार करेंगे तो इसका लाभ पूरे देश को होगा, अपने राज्य को भी होगा
और मंत्री के नाते तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये तो दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग तो कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इसलिए अच्छा हो। लेकिन हम सबका ये भी सौभाग्य है कि प्रकृति ने और ईश्वर ने और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हमको कृषि जैसे क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान किया है। यह क्षेत्र व्यापक है, अधिकतम आबादी से जुड़ा हुआ है। देश की 60% आबादी इस पर आजीविका के लिए निर्भर करती है। क्या हम अपने कार्यकाल में कुछ नया इतिहास बनाकर छोड़ सकते हैं? इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को प्रवृत्त होना चाहिए। इसके पश्चात हम सब लोग थोड़ी देर के लिए विराम लेंगे, एक फोटो सेशन भी होगा और उसके बाद हम दोबारा बैठेंगे, फिर प्रेजेंटेशन होंगे। हम पूरा एकाग्र चित्त से पूरा प्रेजेंटेशन को हम देखें, लिखना है लिखें, क्योंकि उस पर हमको अपना विचार व्यक्त करना है। जरूरी नहीं है सब विषयों पर हम विचार व्यक्त करें, जिन विषयों पर हमें लगता है कि विचार व्यक्त करना है उन पर करें, और बाकी विषयों से हम सहमत हैं तो सहमत हों। और इसके पश्चात फिर मंत्रियों का सेशन होगा, जिसमें माननीय मंत्रीगण अपना विचार व्यक्त करेंगे। जिन राज्यों से मंत्री नहीं आए तो उसके पश्चात उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं तो वो अपना विचार व्यक्त करेंगे। और फिर कल टेक्निकल सेशन होगा और टेक्निकल सेशन में सारे ऑफिशियल्स भाग लेंगे। हम लोग मंत्रीगण भी रुकेंगे और जब समारोह होगा तो मेरी आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बाकी तमाम सारी चीजों से ऊपर उठकर इस बैठक की सार्थकता को सिद्ध करने में हम अपना अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।